अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 92 बेटे ओपन करें आप लोग। अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज बेटे हमने स्टार्ट की थी। पार्ट ए जो MCQs था बेटे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो आपके पास चार चार ऑप्शन दिए हुए थे। पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट बी आपका था राइट शॉर्ट आंसर्स, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम पार्ट सी जो है बेटे वो स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर आपकी बुक का है 92। पार्ट सी में आज आपको करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट बेटे। पार्ट सी है राइट आंसर इन डिटेल। ये वो क्वेश्चन है जिनके आपने डिटेल आंसर जो हैं वो देने हैं, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हमारे पास। नंबर 1 क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाउ डज ईच लेवल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपने इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं बेटे, वो डिटेल्स लिखना है। आप अपनी बुक के चैप्टर के स्टार्ट पे जाओ। यहाँ पे अगर आप अपनी बुक खोलो पेज नंबर 79, यहाँ पे आपको हेडिंग नजर आएगी। पहला टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इस क्वेश्चन के आंसर में आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। और फिर आगे सारे लेवल्स, पहले एटम, फिर मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन से करते करते हमने यहाँ तक जो है ये कंप्लीट लिखना है। इसके बाद आपके पास 2 एग्जाम्पल्स आएंगी। एक एग्जाम्पल आपकी प्लांट्स की है और एक एग्जाम्पल आपके पास एनिमल्स की। ये दोनों एग्जाम्पल्स भी आपने एंड पे जो है वो लिखनी है। एग्जाम्पल्स आप कैसे लिखोगे? जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था बेटे, मैंने डिटेल से पढ़ाया था कि हम यहाँ पे ये डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे शो करेंगे कि एनिमल के केस में क्या है कि पहले एटम है, एटम कंबाइन हुए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंबाइन हुआ ऑर्गेनेलीज, देन सेल, सेल से क्या बने हमारे पास टिश्यूज बने, टिश्यू से क्या बन गया कोई एक ऑर्गन सपोज बना। और जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन हुए तो ऑर्गन सिस्टम, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो देन वो एक इंडिविजुअल जो है बेटे वो बना लेते हैं। तो आपने ये लेवल्स जो है इनको मेंशन करना है। ये ऊपर वाली पिक्चर्स नहीं बनानी, इनके नाम आपने सिर्फ और सिर्फ लिखने हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके पास पूरा एक एनिमल सेल बनता है, ये आपके पास टिश्यूज हैं, ठीक है। ऑर्गन में आपके पास हार्ट बनेगा, फिर यहाँ पे जीब्रा, और जीब्रा से जो है वो पूरा एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम्स इन जीब्राज, और आपके पास पूरा जो है एक इंडिविजुअल डेट इज जीब्रा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ तक लिखोगे और उसके बाद उसकी जो है नीचे दोनों की दोनों जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप लोग जो है मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ईच लेवल कंट्रीब्यूट ओवरऑल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपने सारा बताना है, इसमें सबके फंक्शंस क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, सारा कुछ हम लोग जो है इसमें लिखेंगे। ये हमारा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटे वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज अ टिश्यू लेवल, एक्सप्लेन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। आपने बेटे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लोग टिश्यू लेवल को जो है टिश्यू को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो आपको टिश्यू नजर आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है तो सही, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपने खुद से जो है इसको आपने इनलार्ज करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ। आपने पहले क्या लिखना है, आपने डेफिनेशन लिखनी है इस क्वेश्चन में पहले टिश्यू की। टिश्यू की एग्जाम्पल्स क्या है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल मेक टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं और इकट्ठे वर्क करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू बन गया, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल टिश्यूज़ की कौन सी है, एनिमल्स टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ आपकी बुक में लिखे हैं। ये टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू बेटे, ये टिश्यू की एग्जांपल्स डेफिनेशन लिखी हुई है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शंस। ये आप पहले हेडिंग देंगे, देन आपने क्या करना है, आपने एग्जाम्पल लिखनी है। इन एनिमल्स में 2 हैं, फिर प्लांट्स में आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आपने ये दोनों मेंशन करनी है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्या है, राइट आंसर्स इन डिटेल। जितना आपकी बुक में क्वेश्चन है वो क्या है, वो डिटेल में नहीं है, इसको आपने डिटेल में बताना है। डिटेल में बेटे आप कैसे बताओगे, हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, जिस तरह डिटेल में अगर आप प्लांट सेल के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में लिखोगे तो आपकी बुक में टिश्यूज के बारे में एक एक लाइन लिखी हुई है ना, आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लो। एक्सप्लेन कैसे करोगे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले हम लोग हेडिंग दे लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू की, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू, यहां पे आओ, ये
पहले आप लोग हेडिंग दे लेना एपिडर्मल टिश्यू की, ठीक है, ये भी एक टिश्यू है ना, इस टिश्यू के बारे में सारा यहाँ तक लिख लेना। फिर आप हेडिंग दे लेना मीजोफिल टिश्यू, फिर आप मीजोफिल टिश्यू के बारे में सारा लिख लेना। फिर आप लोग ने हेडिंग दे लेनी है वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू में आप लोग वेस्कुलर टिश्यू के बारे में सारा लिख लेना। ये भी 3 टिश्यूज लिख लिए प्लांट्स में। फिर आपने यहाँ पे प्लांट्स के केस में इन दोनों टिश्यूज का भी जिक्र कर लिया, तो अल्टीमेटली आपका आंसर बेटे खुद ब खुद ही जो है ये लॉन्ग बन जाएगा। दूसरा पार्ट इसका क्या था कि आपने एनिमल टिश्यू को भी डिफाइन करना है। एनिमल टिश्यूज की तरफ हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपने जो है पहले आप ये दे लो, ये 2 एपिथेलियल टिश्यू और मसल टिश्यू, और फिर आगे आपकी बुक में ये भी डिटेल से लिखे हुए हैं, ठीक है। चैप्टर में आपको दिखाती हूँ, इधर आए आप, ये देखें पेज नंबर 85 पे बेटे आओ, यहाँ पे देखो एपिथेलियल टिश्यू लिखा हुआ है ना, 3rd नंबर पे इसकी हेडिंग दे लो, ये सारा लिख लेना। फिर आगे आपके पास 4 और लिखे हुए हैं टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू लिखे हैं, मसल्स टिश्यू लिखे हैं और आउटर कनेक्टिव टिश्यूज लिखे हैं। ये सारे के सारे भी आपने हेडिंग दे के उसी क्वेश्चन में जो है वो लिख देना है। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है, पहले आपने टिश्यू को डिफाइन कर देना है, फिर आपने एनिमल और प्लांट टिश्यूज की हेडिंग्स देनी है और हर टिश्यू के बारे में आपने डिटेल से लिखना है। मैंने आपको सारा आपकी बुक में जो है वो बता दिया कि कहाँ कहाँ जो है आपकी बुक में आपको एनिमल और प्लांट टिश्यू जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटे। डिस्क्राइब टिश्यू कंपोजिशन ऑफ द स्टमक, हाउ डज ईच टिश्यू कंट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द स्टमक। अपनी बुक पे आए, आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है स्टमक, ये तो इसका आंसर आप लोग ये दोगे। आप लोगों ने इसके आंसर में क्या करना है बेटे, जस्ट आपने जो है वो टिश्यू की डेफिनेशन बतानी है। टिश्यू की डेफिनेशन के बाद आपने जो कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको आपने क्या कर लेना है, डिटेल से एज इट इज़ जो है हेडिंग्स दे के बेटे सारा का सारा जो है आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है स्टमक एज एन ऑर्गन, ठीक है, तो उसमें स्टमक है, ये सारा स्टमक से शुरू करना है। स्टमक इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, यहाँ से शुरू करना है। और उसमें स्टमक में जितने टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे टिश्यूज़ जो है आप लोग अच्छी तरह से उनकी डेफिनेशन हेडिंग्स दें, उनके बारे में डिस्क्राइब करें, उनकी डायग्राम भी अगर आपको आती है तो वो भी आप लोगों ने ड्रॉ कर लेनी है। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्क्राइब द टिश्यू कंपोजिशन ऑफ द लीफ, हाउ डज ईच टिश्यू कंट्रीब्यूट टू द फंक्शन ऑफ द लीफ। पीछे आओ बेटे, आपकी बुक में लीफ जो है उसकी डायग्राम भी बनी हुई है, ये देखें, ये लीफ एज एन ऑर्गन, ठीक है। ये लेकिन आपने एज ए ऑर्गन हेडिंग नहीं देनी, आपने यहाँ से शुरू करना लिखना इन प्लांट। पहले आप टिश्यू की हेडिंग दे लो, फिर आपने लिखना है मेजर टिश्यू डेट फॉर्म द लीफ। लीफ जो के जो टिश्यू हैं वो सारे, यानी कि लीफ की जो कंपोजिशन है, पहले हेडिंग दोगे एपिडर्मल टिश्यू वो लिखना है, फिर मिसोफिल टिश्यू उसकी हेडिंग देनी है, फिर वेस्कुलर टिश्यूज उसकी हेडिंग दोगे। और मैंने आप लोगों को सारी जो डायग्राम है बेटे ये भी डिटेल से ड्रॉ करके एक्सप्लेन की थी, तो इन द एंड ऑफ योर क्वेश्चन ड्रॉ डायग्राम आल्सो, और उसको जो है आपने लेबल भी करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है, हाउ डू द ऑर्गन सिस्टम कम टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आपका जो ऑर्गन सिस्टम है वो किस तरह कंबाइन होके पूरी जो है ह्यूमन बॉडी बनाता है। तो आपने इसका आंसर ये लिखना है बेटे, आपकी बुक में अगर आप लोग पीछे आओ तो ये ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आपने जो है ये पूरा का पूरा यहाँ से, हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ये हम लोग ऑर्गन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बेटे मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है पेज नंबर 86 पे, ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यहाँ से लेकर थ्रू आउट द बॉडी, यहाँ तक जो है इसका आंसर है। क्लियर है? ये आपने सारा का सारा जो है इसके आंसर में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटे, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस में आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल है उसको आपने जो है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ तो आपकी बुक में ये हेडिंग दी हुई है होम्योस्टेसिस की, पेज नंबर 87 पे। ठीक है, आपसे बेटे सिर्फ दो फंक्शन, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपने उसमें बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
और जो आपका दूसरा ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा आपसे कौन सा सिस्टम पूछा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके पास ये यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, ये आपका आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इन दोनों सिस्टम्स को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और जो है वो सारा आप लोग बताओगे। क्लियर हो गया? ये सारे ऑर्गन्स, रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जो भी सिस्टम आपसे पूछेंगे आपने उसके बारे में बता देना है। ये टोटली सारे काफ़ी सारे सिस्टम की जो है, ये नर्वस सिस्टम है, रिस्पायरेटरी है, कार्डियोवैस्कुलर है, डाइजेस्टिव, मस्कुलर, यूरिनरी एंड इंटीगुमेंट्री सिस्टम जो है उसके बारे में भी डिटेल से लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स जो हैं आपके, उनको आपने जो है वो डिटेल से जो है बेटे बताना है आपने, जितने भी हमने प्लांट यहाँ पे ऑर्गन पढ़े हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आपने बहुत सारे प्लांट ऑर्गन जो हैं वो पढ़े हैं। हमने क्या पढ़े, प्लांट ऑर्गन हमने यहाँ पे रूट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है, स्टेम के बारे में पढ़ा है, लीव्स के बारे में पढ़ा है और फ्लावर्स के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोग पीछे आए, ये बेटे पेज नंबर 82 पे आप लोग आओ। क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स के वेरियस फंक्शन जो हैं वो आपने डिस्क्राइब करने हैं। टॉपिक आपका है 5.2, पेज नंबर है 82, वहां पे आपका आंसर है ऑर्गन्स इन प्लांट। रूट्स है, फिर आपको क्या दिया हुआ है बेटे, स्टेम दिया हुआ है, लीव्स दिया हुआ है और फ्लावर दिया हुआ है। इन सब को आपने डिटेल से लिखना है। नेक्स्ट आपका जो है लीव एज ए ऑर्गन भी जो है वो भी दिया हुआ है, वो भी आप लोगों ने इसमें आप लोग जो है वो लिख सकते हो। क्लियर हो गया? फिर आपके पास आपका अगला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट रूट सिस्टम। प्लांट का जो रूट सिस्टम है उसको आपने जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। किसको? प्लांट के रूट सिस्टम को। तो बेटे इसमें आप लोग क्या राइट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप लोग देखें, हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपने सिर्फ जो प्लांट का रूट सिस्टम है ना वो आप करोगे। तो इसका आप लोग क्या लिखोगे मैं आपको भी बता रही हूँ। आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि हमारे पास जो है डिफरेंट, यहाँ पे अगर आप पीछे आते हैं अपने इधर आओ बेटे, इस पेज पे आए आपके डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट रूट सिस्टम। ठीक है, प्लांट के रूट के बारे में हम लिखेंगे। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा ही बनेगा, ज़्यादा लार्ज नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप थोड़ा सारा ना इसमें अपनी तरफ से जो है वो थोड़ा सा ऐड ऑन करोगे। हम थोड़ा सा जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो आप लोगों को मैंने डायग्राम भी बताई हुई है रूट की, तो आपने रूट सिस्टम की डायग्राम बनाओ और उसको अगर एक्सप्लेन करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो ज़रा थोड़ा सारा और बड़ा बन जाएगा। ठीक है, वरना तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में जो है रूट सिस्टम जो है वो थोड़ा सारा छोटा ही दिया गया है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आते हो ना अपनी बुक पे, ये डायग्राम पे, यहाँ पे ऑर्गन एज रूट सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे ये रूट सिस्टम आपका बताया हुआ है। रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट विच एंकर द प्लांट, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड प्लांट। ठीक है, ये रूट सिस्टम के बारे में बताया है। रूट सिस्टम में आपने रूट्स के बारे में बताना है कि रूट्स जो हैं उनका मेन फंक्शन क्या है, रूट जो हैं वो कहाँ होती हैं। फिर थोड़ा सा खुद ऐड ऑन कर लो कि रूट्स के अंदर बेटे जो है लिकोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा आपने यहाँ पे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपने रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी भी इंडिकेशन आप लोगों ने क्या कर लेना है। मैंने आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको रूट की बेटे डायग्राम जो है, डाइकोट रूट की डायग्राम बनाई हुई है, वो डायग्राम बना सकते हैं। उस डायग्राम का इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोग राइट कर सकते हो। रूट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि रूट है, रूट जो है एक प्लेन सरफेस है, उसके इर्द गिर्द जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर्स का क्या काम है कि एब्जॉर्प्शन है, इसके अलावा वो सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करती हैं। फिर रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ड्रॉ करवाया था बेटे, आपने उसको भी जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देना है इस पूरे आपका जो क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से आपकी वो डायग्राम भी दिखा देती हूँ जो मैंने आपको ड्रॉ करवाई थी। वैसे तो आप लोगों को याद होगा, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए जो है वो डायग्राम मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए।
बेटे अगर आप इधर गौर करो तो आपको याद आएगा कि मैंने आप लोगों को डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखाया था। ये क्योंकि आपकी बुक में रूट सिस्टम थोड़ा छोटा लिखा हुआ है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने जो है ना रूट के बारे में अच्छी तरह डिटेल से बता देना कि रूट में जो है रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स का मेन काम क्या होता है कि दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, और जो है फिर आपने बता देना है कि रूट जो है उसका एक और फंक्शन भी है कि वो प्लांट को एंकर रखती है, ज़मीन के अंदर होल्ड रखती है, ठीक है। और जो है फिर और आप बता सकते हो कि रूट जो है इसके अंदर जो है प्लास्टिक प्रेजेंट्स होते हैं जिनको हम लोग लिकोप्लास्ट कहते हैं। और मेन फंक्शन रूट का एक और भी है कि इट स्टोर्ड फूड, ठीक है। ये प्लांट के लिए फूड जो है वो भी स्टोर करता है। फिर आपने बता देना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट कैसा है, तो उसमें बेटे आपने ये वाली डायग्राम जो है ड्रॉ कर देनी है। इसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और क्वेश्चन आपका जो है वो बेटे लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। आपने बता देना कि इसकी आउटर मोस्ट सरफेस को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर होती है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल आता है। पेरिसाइकिल में दो चीजें आएंगी, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों कंबाइनली इनको हम लोग वेस्कुलर टिश्यूज या कंडक्टिंग टिश्यूज भी जो है वो भी कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इसी को आप एक्सप्लेन कर लोगे तो आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। जिस बच्चे को ये डायग्राम भूली हुई थी या याद नहीं थी वो डायग्राम जो है यहाँ से देख के दोबारा ड्रॉ कर सकता है, और इस क्वेश्चन में आपने ये डायग्राम जो है बनानी भी है और इसको एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर हो गया? ये हमारा क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। फंक्शन आपने यानी कि रूट सिस्टम में जो भी चीज़ें थी, यानी कि रूट हेयर था, मैंने बता दिया कि एब्जॉर्प्शन कर रहा है। दूसरा फंक्शन मैंने क्या बताया था, इट स्टोर फूड। तीसरा हमने क्या बताया था कि ये वाटर को एरियल पार्ट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं रूट्स, ठीक है। उसके बाद हमने रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उसको आपने अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन करके ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटे 9 है, डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट, डिस्कस हाउ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये आपकी बुक में दिया गया है। आप अपनी बुक के पेज नंबर 87 पे आए तो जहां से आपका टॉपिक शुरू होता है ना होम्योस्टेसिस, वहां से आपने इसका आंसर शुरू करना है द ऑर्गन से, ठीक है। ये सारा आपने इसमें डिस्क्राइब करना है। फिर आपने हेडिंग देनी है इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस की, ये भी आपसे पूछी गई है, ये भी सारी आपने बतानी है। इन द एंड आपसे पूछा हुआ है कि रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स क्या है, तो ये सारे के सारे रोल भी जो हैं आपने इस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू करना है, द ऑर्गन से लेकर बेटे स्वेटिंग तक जो है इसका आंसर आपने सारा का सारा जो है वो राइट करना है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। डिस्क्राइब हाउ रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन बॉडी। दो और सिस्टम, एक है रिस्पायरेटरी और एक है सर्कुलेटरी। पीछे आओ, रिस्पायरेटरी और एक सर्कुलेटरी, ये दोनों सिस्टम, आपने इन दोनों सिस्टम्स को बेटे यहाँ पे क्या करना है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। खुद से एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश करनी है, ठीक है। दो सिस्टम जो हैं डेट इज सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी सिस्टम जो हैं वो दोनों किस तरह से हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसको किस तरह से स्टेबल करते हैं, तो उसमें आपने इन दोनों को जो है वो एक्सप्लेन करोगे। क्लियर हो गया? रिस्पायरेटरी सिस्टम को बेटा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जब हम लोग रिस्पायर करते हैं तो हमारे नोज़ के थ्रू गैसेस अंदर जाएंगी और जो है ऑक्सीजन जो है वो पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन के अंदर मिक्स होके ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, हमारे लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो हमारे माउथ के ज़रिए जो है बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा, निकल जाएगा। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है मेंटेन रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक है। इसको डिफाइन कर देना, खुद से थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है लिखने की, जिस तरह मैंने आपको समझाया। और फिर आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बता देना है कि ये भी सिस्टम जो है हमारी बॉडी को टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट रखता है, पीएच लेवल को रेगुलेट रखता है, और ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं वो सारे के सारे ब्लड के ज़रिए जो है डिस्ट्रीब्यूट हों और अपना अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करें। तो ये दोनों सिस्टम आपने जो है अच्छी तरह से इसमें इनको आपने एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटे पार्ट सी जो है डेट इज डिटेल आंसर वाला क्वेश्चन जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर का अब इसी चैप्टर का पार्ट डी करेंगे, ठीक है।
पार्ट डी आपका है इंक्यूजिटिव क्वेश्चन जो है हमने वो कंप्लीट करने हैं। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू रिलेट टू इट्स फंक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो है वो किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका क्या फंक्शन है बेटे, ये सारा का सारा आपने डिटेल से लिखना है। इसके मेन फंक्शन क्या है ये सारे मैं आपको जो है हेडिंग्स की फॉर्म में लिखवाऊंगी और समझाऊंगी। आप लोग इसको खुद राइट करेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि बेटे ये हम लोग अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझो कि मैं क्या बता रही हूँ। आपसे पूछा हुआ है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस या फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, आप क्या लिखोगे? द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन जो है इसका स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन क्या आएगा, आप क्या हेडिंग देंगे? प्रोटेक्शन। क्या हेडिंग देंगे बेटे? प्रोटेक्शन। नंबर 1 लिखो इसके आंसर में, वहां पे हेडिंग दो प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में आपने क्या लिखना है कि जो एपिथेलियल टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है डेट इज स्ट्रैटिफाइड टिश्यू, ठीक है। और फॉर कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? स्किन। स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है, और स्किन जो है ये बैरियर के तौर पे जो है इट प्रोवाइड अ बैरियर, और हमें जो है ये डैमेजेस से और पैथोजन से जो है वो महफूज रखती है। क्लियर हो गया? पहली हेडिंग आपने क्या दे दी? प्रोटेक्शन की। और आप प्रोटेक्शन में क्या लिख लोगे? इट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डैमेजेस एंड पैथोजन्स, ठीक है। ये आपने इस तरह इसकी जो है हेडिंग दे लेनी है। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा दूसरी हेडिंग आप लोग दो एब्जॉर्प्शन। क्या हेडिंग दोगे बेटे? एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में आप लोग क्या लिखोगे? सिंपल कॉलमनर, COLUMNAR, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? इंटेस्टाइन। किसकी? इंटेस्टाइन हैज माइक्रोविलॉय टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। क्या हेडिंग दी बेटे आपने हेडिंग दी एब्जॉर्प्शन। हम फंक्शन बता रहे हैं किसके? एपिथेलियल टिश्यू के। पहला फंक्शन मैंने क्या बताया? प्रोटेक्शन। दूसरा फंक्शन मैं क्या बता रही हूं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कॉमन एग्जांपल आपने किसकी ली थी? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और उसकी एग्जांपल क्या थी? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या करता है? इसके अंदर माइक्रोविलॉय होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अपने थर्ड फंक्शन की तरफ। तीसरी हेडिंग बेटे आप लोग देंगे, आप हेडिंग दे लो तीसरी सक्रीशन, ठीक है। सक्रीशन की हेडिंग दें आप लोग। वहां पे बताएं ग्लैंडुलर एपिथेलियम सक्रीट हार्मोन्स एंड एंजाइम। कौन सी? ग्लैंडुलर एपिथेलियम सक्रीट हार्मोन्स एंड एंजाइम। कॉमन एग्जांपल इसकी है पेनक्रियास। क्या एग्जांपल है कॉमन? पेनक्रियास। नंबर 4 पे आप हेडिंग दो फिल्ट्रेशन। कौन सी हेडिंग दोगे? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आप क्या राइट करेंगे? सिंपल सेक्मस एपिथेलियम। कॉमन एग्जांपल इसकी एल्वोलाई है। ये क्या करते हैं? ये डिफ्यूजन करते हैं किसकी? गैसेस की और न्यूट्रिएंट्स की। नंबर 5 आप हेडिंग देंगे सेंसेशन की। सेंसेशन में कौन से एपिथेलियल टिश्यू आएंगे? स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल। कॉमन एग्जांपल इनकी टेस्ट बर्ड है। ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे, स्क्रीटी स्टिमुलाई को। नंबर 5 पे आपने क्या हेडिंग दे लेनी है? ट्रांसपोर्ट की। कॉमन एग्जांपल सिलिएटेड एपिथेलियम है जो कि म्यूकस को और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को मूव्स करेंगे। क्लियर है? नंबर 7 पे आपके पास आएंगे हेडिंग बैरियर, यानी कि ये सेल के बिटवीन जो लीकेज होती है बेटे उसको क्या करते हैं? रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। लास्ट हेडिंग आप लोग दे लोगे रीजनरेशन। बहुत सारे ऐसे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कि सेल की रिपेयर और मेंटेनेंस का जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? डिफरेंट टाइप ऑफ जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं बेटे आपकी बुक में हैं भी थोड़े से, मैं आपको दिखाती हूँ। एपिथेलियल टिश्यू ये लिखे हुए हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो कि हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। प्लांट्स के केस में ही बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इनके जो नाम है ना
वो लिखवा देती हूँ ताकि आपको जो है इसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो लास्ट पार्ट है इंक्यूसिटिव क्वेश्चन का पार्ट डी का पार्ट 1 जो है मैंने आपको सारा अभी एक्सप्लेन किया, उसी को मैं आपको लिख के उनके नाम भी दे देती हूँ ताकि आपको इसके अंदर जो है वो फर्दर कोई प्रॉब्लमेटिव फील ना हो। मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्ट्रक्चर है एपिथेलियल टिश्यू और इसकी जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। पहला फंक्शन मैंने क्या हेडिंग बताई थी आपको, प्रोटेक्शन। आप लोग क्या लिखोगे, प्रोटेक्शन। पहली हेडिंग मेरे बेटे आपने क्या देनी है, प्रोटेक्शन की, ठीक है। प्रोटेक्शन में आपके पास क्या आएगा, कौन से एपिथेलियल नाम कौन से लिखोगे, स्ट्राटिफाइड। मैंने पहले एक्सप्लेन भी कर दिया आपको, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। और इसकी कॉमन एग्जांपल क्या होती है, स्किन, ठीक है। पहली हेडिंग आपने दे देनी है प्रोटेक्शन की। कॉमन एग्जांपल इसमें है स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, और ये क्या है, स्किन है। स्किन जो है वो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के जो डैमेजेस हैं और जो पैथोजन से हमें जो है महफूज रखती है। नंबर 2 क्या है, आप लोग लिखोगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नंबर 2 हम लोग क्या लिख लेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कौन से एपिथेलियल टिश्यू हैं, सिंपल कॉलुमनर, ठीक है। कॉमन एपिथेलियम, कॉमन एग्जाम्पल इनकी क्या है, इंटेस्टाइन। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके जो टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं, फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ, फंक्शन आपने खुद लिखना है। इट हैज माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई क्या करते हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ये साथ साथ लिखते जाओ। नंबर 3 पे आप क्या हेडिंग देंगे, हम हेडिंग देंगे बेटे सक्रीशन। सक्रीशन में कौन से आप लोग लिखोगे एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं ये। और इनका फंक्शन क्या होता है, दे सक्रीट हार्मोन एंड एंजाइम। ये क्या करते हैं, दे सक्रीट हार्मोन एंड एंजाइम। फिर हम आते हैं नंबर 4 की तरफ। 4 में आपके पास क्या आएगा, फिल्ट्रेशन। इसका फंक्शन लिख रहे हैं हम, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कौन से इन्वॉल्व होते हैं, सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज। कॉमन एग्जाम्पल क्या है इसकी, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे डिटेक्ट सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक है। फंक्शंस इनके नेम बता रही हूँ, उनकी एग्जाम्पल बता रही हूँ, फंक्शन बता रही हूँ, आप लोग साथ साथ राइट करते जाओ। नेक्स्ट आपका आएगा फिल्ट्रेशन के बाद, नेक्स्ट आपका आ जाता है ओ बेटे इसकी एग्जाम्पल मैंने गलत लिखी है, ठहरें, ये आप लोग बेटे ये आप लोग रेज कर दो, ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है, ये मैंने गलती से मेरे से लिखी है। सिंपल स्क्वैमस टिश्यू की एग्जाम्पल जो है बेटे वो आपके पास एल्वोलाई आती है, ALVEOLI। एल्वोलाई इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। और एल्वोलाई आपको याद हो शायद रिस्पायरेटरी सिस्टम में जब हम लंग्स पढ़ते थे, लंग्स के एंड्स पे जो है ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए जो है ये यूज होते हैं। किसके लिए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए। नंबर 5 पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेंसेशन। नंबर 5 में हमारे पास क्या आएंगे बेटे, सेंसेशन। क्या आते हैं, सेंसेशन। सेंसेशन में आप लोग क्या लिखोगे, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स आप यहां पे लिखेंगे। और इसकी कॉमन एग्जांपल बेटे क्या है, स्पेशलाइज्ड जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी कॉमन एग्जांपल होती है टेस्ट बर्ड्स। क्या एग्जाम्पल है उसकी, कॉमन, टेस्ट बर्ड। और इनका मेन फंक्शन क्या है कि दे डिटेक्ट सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के जो सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। नंबर 6 एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन है वो हम लोग क्या लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं ट्रांसपोर्ट।
क्या लिख लोगे बेटे आप लोग? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में हम लोग कौन से टिश्यू होते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी आ जाएगी? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इसका मेन फंक्शन क्या लिखोगे आप लोग राइट कर लो। सिलिएटेड एपिथेलियम जो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं बेटे, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे मूव म्यूकस एंड पार्टिकल्स। क्लियर? नंबर 7 फंक्शन आप लोग क्या लिखो? नंबर 7 पे आप लोग आ जाओ, बैरियर। सॉरी बेटे, यहां पे आप लोग क्या लिख लें? बैरियर। बैरियर में आप सिंपल कोई इसका एग्जाम्पल नहीं है। बैरियर में आप ये बता सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू हैं दे बेटे प्रिवेंट लीकेज ये लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? दे प्रिवेंट लीकेज बिटवीन सेल्स के दरमियान में, यानी कि एक दूसरे से जो लीकेज होती है उसको ये क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। कौन किसकी बात कर रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू की। लास्ट में आप लोग कौन सा फंक्शन लिख लो बेटे? रीजनरेशन। GENARI, रीजनरेशन लास्ट फंक्शन। इसमें आप लोग क्या कह लोगे कि रीजनरेशन जो है, बहुत सारे हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं उसमें ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी रैपिड रिपेयर और मेंटेनेंस में जो है अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो बेटे आपका इंक्यूसिटिव क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था कि एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो मैंने सारे उनके नाम बताए आपको, और उनके मेन फंक्शंस क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, वो भी हमने डिटेल से कर ली। ठीक है, मुझे लगा कि शायद आपको इनके जो हैं स्पेलिंग्स मुश्किल लगे या डिफ़िकल्टी हो, तो मैंने आपको उनको रिटन फॉर्म में जो है बेटे लिख के दे दिया। आप लोग यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो उतार सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप यहाँ पे गौर करो बेटे, क्वेश्चन आपका इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम वर्किंग इन हार्मनी एंड प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए फेलियर ऑफ वन सिस्टम ऑन द अदर। पहले तो आपने ऑर्गन सिस्टम की इंपॉर्टेंस बतानी है कि ऑर्गन सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आपने बतानी है कि अगर ये ऑर्गन सिस्टम जो है ये फेल हो जाते हैं, ये अपना फंक्शन जो है सही तरह से परफॉर्म अगर नहीं करेंगे तो क्या कुछ हो सकता है। तो आप लोग पहले तो अपने आओ ऑर्गन सिस्टम की तरफ। ये आपका ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सारा जो है ना एक नोट की फॉर्म में छोटा सा लिख दो कि ये ऑर्गन्स हैं, ये सिस्टम है बॉडी में, और इस सिस्टम के अंदर कौन कौन के ऑर्गन्स प्रेजेंट है और इनका फंक्शन क्या है। पहले थोड़ा सारा आपने ये बताना है। इंपॉर्टेंस दो चीज़ें आपसे इस क्वेश्चन में पूछी है ना। पहले आपसे पूछा है इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम, कि ऑर्गन सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसमें आपने बेटे ये लिखना है कि जैसे स्केलेटल सिस्टम है वो क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, वो इस क्वेश्चन से आपने यहाँ से बताना है कि ये तमाम सिस्टम जो है इनके इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो बेटे वो यहाँ पे लिखे हुए थे, हमने डिटेल से पढ़े थे। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई एक ऑर्गन सिस्टम भी फेल हो जाता है तो उससे क्या होगा, तो वो बताओगे। पहले हमारे पास जैसे हम हेडिंग देते हैं कि अब पहले हेडिंग दे लो कि सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिलीवरी ठीक नहीं होगी, जिसकी वजह से रिस्पायरेशन और मस्कुलर सिस्टम जो है वो भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये सिस्टम सही काम नहीं ना करा तो इसकी वजह से मस्कुलर सिस्टम, ये बेटे मस्कुलर सिस्टम, और जो आपका दूसरा सिस्टम है ना रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो भी दोनों इस सिस्टम के ख़राब होने की वजह से सही तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे। यानी कि एक सिस्टम के ख़राब होने से दूसरे सिस्टम्स का फंक्शन भी जो है वो भी उसमें भी जो है इफेक्ट आता है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज़ अगर हम लिखते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम का फेलियर हो जाता है, ठीक है, इन केस, अब इसकी हेडिंग दो, आप लिखो कि अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसका फेलियर होता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वजह से अगर ये रिस्पायरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा प्रॉपर, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल नहीं रही,
तो इसकी वजह से बेटे आपका रिस्पायरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम भी, उस पर भी इफेक्ट आएगा और साथ साथ आपका जो नर्वस सिस्टम है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। इस सिस्टम के ख़राब होने की वजह से ये दोनों सिस्टम भी जो है अपना फंक्शन जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। नर्वस सिस्टम बेटे अगर फेल हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी की जो कम्युनिकेशन है और जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, मेल फंक्शनिंग करेगा, वो भी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो गए हैं, तो इसकी वजह से पूरी बॉडी के जो ओवरऑल सिस्टम है वो तमाम के तमाम जो हैं उनके ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट आएगा। क्लियर। फिर हम लोग देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपकी बुक में इधर नहीं लिखा हुआ। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो आपको पता ही है ना क्या है, कि उससे जो है हम लोग, हमारी बॉडी का जितना वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से जो है वो रिलीज होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, अगर आपकी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, इसकी वजह से इसका मतलब है कि आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है बेटे वो सही तरह से रिलीज नहीं होंगे। जब वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिलीज नहीं होते तो बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक जो कंपाउंड्स हैं, टॉक्सिक जो सब्सटेंस हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे, उनकी अकामुलेशन शुरू हो जाएगी। जब उनकी अकामुलेशन होती है ना तो उसकी वजह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम भी जो है वो भी असरअंदाज होता है, वो भी जो है फंक्शन प्रॉपर नहीं करते। इन शॉर्ट के किसी एक सिस्टम के फंक्शन ख़राब होने की वजह से और फंक्शंस भी जो है वो बेटे डिस्टर्ब होते हैं। मैंने आपको डिटेल से तमाम के तमाम सिस्टम जो हैं बेटे समझा दिए, बता दिए कि अगर एक सिस्टम फेल होगा तो उस सिस्टम के फेल होने की वजह से कौन से दूसरे सिस्टम पे जो है वो इम्पैक्ट आता है। मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि अगर ये सिस्टम प्रॉपर नहीं करेगा तो ये दो सिस्टम भी नहीं प्रॉपर फंक्शन करेंगे। तो बेटे आपने इसको जो है, जो कुछ मैंने बताया इसको आपने नोट की फॉर्म में जो है राइट कर लेना है। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। इसके टोटल 4 पार्ट थे। पार्ट ए था MCQs, ठीक है, वो भी हमने कंप्लीट किए। पार्ट बी था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो भी मैंने आपको करवा दिए। पार्ट सी में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, वो भी हमने कंप्लीट किए। इन द एंड आपके पास पार्ट डी था, उसके 2 पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बेटे 1 जो है वो मैंने आपको रिटन फॉर्म में सारा लिख के दिखाया, और जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो मैंने आपको सारा अच्छी तरह से वैसे ही एक्सप्लेन किया कि आप लोग इसको जो है वो खुद से जो है वो उतार सको और इसको जो है वो लिख लो। तो बेटे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया या आप उसको सही तरह से लिख नहीं पा रहे, तो आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो ईज आउट करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे।